वेलकम स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ तक बात कर ली थी क्वेश्चन नंबर 7 तक। तो इसमें हमने इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एस यानी कि जो बंद पृष्ठ लिया था, बंद आयतन जो लिया था, उसके संगत हमने बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान निकाला था। वो टोटल इतना आ गया था। हम निकालने की कोशिश कर रहे थे डाइवर्जेंस ऑफ ए। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एस अपॉन dv, और जहाँ लिमिट लग रही थी dv टेंड्स टू 0, तो इसके लिए हमारे पास dv आ गया और a डॉट ds आ गया। इक्वेशन नंबर जो भी है एक थी, तो इक्वेशन नंबर 1 में इस वैल्यूज को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में दोनों की वैल्यू आ गई। समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में मान रखने पर, तो रखें इस वैल्यूज को यहाँ पर। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एस अपॉन कितना dv। समीकरण 1 में मान को रखेंगे। तो समीकरण 1 ये थी, लिमिट dv टेंड्स टू 0 इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एस की वैल्यू ये, और इसकी कितनी हो जाएगी 1 अपॉन h1 h2 h3, 1 अपॉन h1 h2 h3 du1 du2 du3 इस तरह था, du1 du2 और du3। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इन तीनों के योग के बराबर था, तो बाहर यहाँ पर ये निकल देगा du1 du2 और du3। इसको भी लिख लेना है इक्वेशन नंबर 7 में। यहाँ पर ये हो गया, और इस वैल्यू को पूरी इसको यहाँ पर पुट कर देना। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए लिमिट 1 अपॉन dv की वैल्यू पुट कर दी है, dv ये था इंटीग्रेशन ऑफ ए। तो du1 du2 du3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और नीचे बचेगा केवल 1 अपॉन h1 h2 h3। और ये ध्यान रखना कि dv टेंड्स टू 0, dv आयतन अल्पांश है, dv कहीं है नहीं इसमें, ऐसे लिखते हैं आगे। तो कितना आ जाएगा इसमें आगे, डाइवर्जेंस ऑफ ए इक्वल टू dv टेंड्स टू 0 की कोई टर्म है नहीं उसमें, या पहले लिख देते हैं फिर हटा देंगे, dv टेंड्स टू 0 और 1 अपॉन h1 h2 h3 रह जाएगा। और यहाँ पर कितना बन जाएगा, ये केवल डेल अपॉन डेल u1 a1 h2 h3 प्लस डेल अपॉन डेल u3 u2 a2 h1 h3 प्लस डेल अपॉन डेल u3 a3 h1 और h2। इस तरह से ये रह जाएगा यहाँ पर, लिखें यहाँ तक। और चूंकि इसमें dv वाली टर्म नहीं है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, डाइवर्जेंस ऑफ ए, इसको कट कर दोगे यहाँ से, और इस पूरे को उतार लोगे यहाँ पर। dv टेंड्स टू 0 नहीं रहेगा, इसको हटा देना नेक्स्ट वाली टर्म में, dv टेंड्स टू 0 को, तो इतना लिख देना अगली टर्म में। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए का फॉर्मूला क्या आ गया, डाइवर्जेंस ऑफ ए का फॉर्मूला क्या आ गया, ये आ गया। तो इसमें यदि हम डाइवर्जेंस ऑफ ए का फॉर्मूला, इसमें यदि हम क्या करें, h1 इक्वल टू h2 इक्वल टू h3 इक्वल टू, अगर हम 1 रखते हैं, पहले इसके बाद एक लाइन लिख लेना, यहाँ के बाद एक लाइन लिख लेना कि उपरोक्त समीकरण, लाइन लिखें इसके बाद, उपरोक्त समीकरण लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में, उपरोक्त समीकरण लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में, उपरोक्त समीकरण लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में सदिश क्षेत्र की डाइवर्जेंस को व्यक्त करती है, सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस को व्यक्त करती है। और इस समीकरण में यदि हम h1 h2 h3 इक्वल टू 1 रख दें, u1 u2 u3 के स्थान पर क्या रख दें, x by z रख दें, और e1 e2
बस यही काम करके देखते हैं इसमें। तो और A1 A2 A3 है, इसको भी कर लेते हैं। A1 A2 A3 को काटती में हम मान लेते हैं कितना, AX AY और AZ, इस तरह से मान लिया। इनको मानकर अगर हम चलते हैं तो वो कितना हो जाएगा बताओ, इनको लेकर चल रहे हैं तो सीधा सीधा डाइवर्जेंस ऑफ ए है, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर है, वो कितना आएगा बताओ, यहाँ पर डेल AX अपॉन डेल एक्स प्लस डेल AY अपॉन डेल वाई प्लस डेल AZ अपॉन डेल जेड, इस तरह से आ जाएगा। और ये फॉर्मूला आपने कहाँ पर पढ़ा था, फर्स्ट ईयर में कार्तीय निर्देश तंत्र के अंतर्गत। तो यहाँ तक लिखें इसको पूरा इस तरह से, पूरा लिखें इसको ऐसे। और लिख देना इसमें कि उपरोक्त समीकरण कार्तीय निर्देश तंत्र में डाइवर्जेंस को व्यक्त करती है। ये वाली समीकरण कार्तीय में ये पढ़ी थी, लेकिन अब व्यापक रूप में हमने पढ़ी है डाइवर्जेंस ऑफ ए, जिसमें कितना चेंजेज आया, इतना 1/H1 H2 H3 जो कि स्केल गुणक है, और ये वाला है। तो ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, लर्न करना है, याद रखना है, ठीक है। इसका आगे यूज होगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इस चीज का यूज होगा। देखें यहाँ तक इसको कंप्लीट करें पूरा। और इसके बाद हेडिंग डाल देना नेक्स्ट, लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के अंदर, लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के अंदर सदिश क्षेत्र का कर्ल, लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के अंतर्गत सदिश क्षेत्र का कर्ल, सदिश लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के अंतर्गत सदिश क्षेत्र का कर्ल, CURL कर्ल, ठीक है। इसके बारे में पढ़ना है। तो कर्ल की हमने डेफिनेशन मैथमेटिकल फॉर्मूला पढ़ा था वहां पर, किसमें, इधर देखिए फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था क्या, कि कर्ल ऑफ ए वेक्टर यदि हम निकालें तो एक ही दिमाग कम कर दो, उसमें इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट dl, लाइन इंटीग्रेशन अपॉन में नीचे था ds या dA, तो कुछ भी लिख सकते हो, ds लिख लिया, और जहाँ लिमिट कितनी है, ds टेंड्स टू 0, इस तरह से था। लेकिन ये केवल मैग्नीट्यूड को दिखा रहा था, क्योंकि कर्ल ऑफ एक ऐसी क्वांटिटी है, सदिश है, तो इसका केवल परिमाण को दिखा रहा है ये वाला फॉर्मूला। और यहाँ पर इसकी वैल्यू कैसी हुआ करती थी, मैक्सिमम, क्या हुआ करती थी, मैक्सिमम। इसको लगा भी सकते हो, नहीं भी, इस चीज़ का कितना फर्क आएगा वो आगे देखेंगे। तो कर्ल ऑफ ए का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है ये है, तो इसके बारे में लिखें पहले। तो सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन, और एक जो हमने बंद पथ लिया है उस बंद पथ का, तो इस तरह से कोई एक बंद पथ लिया है हमने ABCD, कोई भी बंद पथ लिया है, तो बंद पथ के अनुदिश हम क्या करेंगे, इसे B से C से D और D से A तक रेखा समाकलन करें, तो सदिश राशि का रेखा समाकलन, और नीचे इस क्षेत्र, इसके अंतर्गत जो क्षेत्रफल है इसका, उसका क्या करते हैं, भाग दे दें, तो वो किसको बताएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ कर्ल A, मैग्नीट्यूड ऑफ कर्ल A, इस तरह से। तो सदिश क्षेत्र का कर्ल हेडिंग डालकर इसमें लिखना, चूंकि हम जानते हैं कि, लिखें इसमें, चूंकि हम जानते हैं कि कर्ल हमेशा सदिश राशियों का लिया जाता है, चूंकि हम जानते हैं कि कर्ल हमेशा सदिश राशियों का लिया जाता है, तीनों वहां पर हमने कार्तीय में पढ़े थे, यहाँ तीनों को ही पढ़ना है। ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल को किसमें, लांबिक में, ग्रेडियंट को हम पढ़ चुके हैं, इसके बाद डाइवर्जेंस को भी पढ़ चुके हैं। उसका फॉर्मूला था, कर्ल का जो फॉर्मूला है लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में, उसको निकाल रहे हैं। तो सदिश राशियों का लिया जाता है, एवं
सदिश राशि का कर्ल ज्ञात करने के लिए एक बंद पथ की कल्पना करते हैं। सदिश राशि का कर्ल ज्ञात करने के लिए एक बंद पथ की कल्पना करते हैं। बंद पथ का नाम दे देना, बंद पथ ABCDA। इस तरह से बंद है तो क्लोज वहीं पर आ जाएगा ABCDA। इस तरह से हम ABCDA की कल्पना करते हैं। तब इस बंद पथ के अनुदिश सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन, तब इस बंद पथ के अनुदिश सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन, तब इस बंद पथ के अनुदिश सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन एवं क्षेत्रफल का अनुपात बंद पथ के अनुदिश सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन एवं बंद रेखा समाकलन एवं क्षेत्रफल का अनुपात सदिश राशि के कर्ल को व्यक्त करता है। सदिश राशि के कर्ल को व्यक्त करता है जहां लिया गया क्षेत्रफल कितना है, ds टेंड्स टू 0। एक एक गमा कम की रखी थी। यहाँ पर क्षेत्रफल समाकलन था तो यहाँ पर लाइन इंटीग्रेशन रेखा समाकलन, यहाँ आयतन था तो यहाँ क्षेत्रफल समाकलन, एक एक विमान कम कर दिया है। तो इक्वेशन नंबर इसको 1 डाल देना, इक्वेशन नंबर 1 इसको पुट कर देना और इसको चित्र को बना लेना जिससे पता चले। और कर्ल ऑफ ए की जो डायरेक्शन है इस वाले पथ के लिए क्या होगी, अपने सीधे हाथ को इस तरह से घुमाएंगे, इसी की तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो बाहर की दिशा में आएगा कोई भी डायरेक्शन एन कैप। तो कर्ल की दिशा है उस तल की क्या होगी, लंबवत बाहर की ओर होगी इस तरह से क्लॉकवाइज। अगर ये डायरेक्शन उल्टी लेते तो किधर की ओर होती, अंदर की ओर। ठीक है, तो एन कैप डायरेक्शन, क्योंकि सदिश राशि का कर्ल सदिश राशि ही होती है इसलिए उसकी दिशा होगी एन कैप। उसे भी लिखें। और इसको लिखने के बाद लिखना लांबिक वक्ररेखीय निर्देश तंत्र में, लांबिक वक्ररेखीय निर्देश तंत्र में सदिश राशि का कर्ल ज्ञात करने के लिए, लांबिक वक्ररेखीय निर्देश तंत्र में सदिश राशि का कर्ल ज्ञात करने के लिए एक बंद पथ की कल्पना करते हैं। आगे लिखना, बंद पथ की कल्पना करते हैं। कर्ल का मान ज्ञात करने के लिए एक बंद पथ की कल्पना कर रहे हैं। कौन सा है वो बंद पथ, ABCD वही ले लिया, ABCDA। इस बंद पथ की कल्पना करते हैं जिसकी लंबाई dl1 तथा चौड़ाई dl2 है, जिसकी लंबाई dl1 तथा चौड़ाई dl2 है। तो ये कितने के बराबर होगा, h1 du1 के बराबर, और ये कितने के बराबर होगा, h2 du2 के बराबर। ठीक है, h1 du1 और dl2 इक्वल टू h2 du2। इस तरह से हमने एक बंद पथ की क्या की है, यहाँ पर कल्पना की है, माना है। तथा बंद पथ की कल्पना करते हैं जिसकी लंबाई ये थी और चौड़ाई ये थी, तथा u1 दिशा में सदिश राशि का मान, सदिश क्षेत्र का सदिश राशि का मान a1, u2 दिशा में सदिश राशि का मान a2 एवं u3 दिशा में सदिश राशि का मान a3 है। इसको रिप्रेजेंट कर देना, u1 दिशा में a1, u2 दिशा में a2 और u3 दिशा में कितना है, a3 है। अब इसमें हमें दो चीजों की जरूरत है, एक तो है लाइन इंटीग्रेशन की, जो भी हमने बंद पथ लिया है इसके अनुदिश हमें सदिश राशि का क्या निकालना है, रेखा समाकलन, और नीचे क्या है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल यानी कि इसका लंबाई गुणा चौड़ाई, वो तो सीधा सीधा हो जाएगा। तो u1 दिशा में हम जो इकाई सदिश लेते हैं वो कौन सा लेते हैं बताओ, यहाँ तो लेते हैं e1 कैप,
यहाँ लेते हैं E2 कैप और यहाँ कौन सा लेते हैं E3 कैप। E3 कैप इस तरह से तो लेते हैं E1 कैप और वहाँ पे IJ लेते हैं। तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए और इसकी वैल्यू जैसे ही आ जाएंगी इसमें पुट करेंगे और हमारे पास कर्ल ऑफ ए का क्या आ जाएगा, परिमाण आ जाएगा। क्या आ जाएगा, परिमाण। और वो कौन सी डायरेक्शन में होगा परिमाण, परिमाण तो चलो हमने इस फॉर्मूले से निकाल लिया। उसकी डायरेक्शन कौन सी दिशा में होगी, इस पथ के अनुदिश हम अपने सीधे हाथ दोहराएंगे, इस तरह से चलाएंगे तो वो बाहर की ओर आ रहा है। बाहर की ओर कौन सी दिशा है, U3 यानी कि E3 कैप। बाहर की ओर कौन सा एक्सिस है, U3। और उस दिशा में कौन सी दिशा आएगी इसकी, E3 कैप यानी कि तीसरी दिशा में। ठीक है, इस तरह से हम इसको करेंगे। तो बंद पथ की हमने ये लिख दिया। उसके बाद लंबे वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के लिए पूरा चित्र बना लेना। अब उसके लिए ये लिखने के बाद लिखना तब इस बंद पथ का क्षेत्रफल निम्न होगा। तब इस बंद पथ ABCD ए का क्षेत्रफल निम्न होगा। आगे लिखना तो ds इक्वल टू कितना हो जाएगा, बताओ, खुद ही बताओ। इस बंद पथ का जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, इस तरह से कर दो dl1 और dl2, इस तरह से dl1 और dl2 और dl2 की वैल्यू डाल देंगे h1 du1 h2 du2। इस तरह से इसका क्या आ जाएगा, ये क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन क्षेत्रफल कैसी राशि है, सदिश राशि है। इस पृष्ठ की लंबवत दिशा में आएगा। इस तरह से ये पृष्ठ है, इसकी लंबवत दिशा में क्या आएगा, ds आएगा। और ये वाली दिशा कौन सी है, E3 कैप। इस ये पृष्ठ है, इसके तल की लंबवत दिशा में होती है क्षेत्रफल की दिशा। तो इसकी डायरेक्शन भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर कौन सी, E3 कैप। यहाँ तक लिखें इक्वेशन नंबर 2। करें यहाँ तक कंप्लीट इसको। यहाँ तक लिखते हैं इसको। तो ये तो हमने किसी के रूप में लिखा है, यहाँ पर वेक्टर लिख दिया तो वेक्टर फॉर्म में। अगर नॉर्मल लिखना चाहो तो नॉर्मल भी लिख सकते हो इसको। यहाँ पर इस तरह से लिख देना h1 du1 h2 du2। ये तो अदिश रूप में है और ये किस में लिख दिया हमने, सदिश रूप में। इक्वेशन नंबर 2 इसको डाल दो या फिर इसको। ABCD ए का क्षेत्रफल निम्न होगा, ds इक्वल टू ये और वेक्टर फॉर्म में ये। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई। अब हमें ये चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ a डॉट dl। तो इंटीग्रेशन ऑफ a डॉट dl को हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसके बाद लिखना तथा सदिश राशि का रेखीय समाकलन, सदिश राशि का रेखीय समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ a डॉट dl, सदिश राशि का रेखा समाकलन निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। इंटीग्रेशन ऑफ a डॉट dl को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते कि a से b तक हम क्या करें, इंटीग्रेट करें, a से b तक a डॉट dl कर दें, क्योंकि क्लोज है, क्लोज का साइन लग रहा है तो इसको हटाएंगे तो प्रत्येक पथ पर होगा b से c a डॉट dl और c से d a वेक्टर डॉट dl। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, d से लेकर फिर a तक a डॉट dl। चारों पथों पर हमें क्या करना है, उस वेक्टर की वैल्यू चाहिए और उसका क्या चाहिए, उसकी लंबाई चाहिए dl। ठीक है, इस तरह से अगर दोनों वैल्यू है तो उनका हमें कौन सा प्रोडक्ट करना होगा, डॉट प्रोडक्ट करना होगा उस पथ के लिए। तो दोनों वैल्यू अगर हमें मिल जाएंगी तो हम उसको इजीली निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर इसको डाल देना 3rd। कौन सी डाल दोगे, इक्वेशन नंबर 3rd।
लिखें यहाँ तक पूरा। इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब इसमें एक एक करके हमें पूरा निकालना है। ए बी पथ के लिए हमें निकालना है, ए बी पथ के लिए यानी कि नीचे वाले पथ पर। तो नीचे वाले पथ पर ए से बी तक के लिए इसकी लंबाई तो हमें पता है कितनी है, dl1, यानी कि ये तो dl की तो वैल्यू पता है हमें। अब इस ए बी पथ पर इस सदिश राशि ए वेक्टर का मान कितना होगा। तो देखिए इसके केंद्र पर सदिश राशि का घटक है वो a1 है, लेकिन नीचे की ओर चलने पर उसमें क्या आएगा, चेंजेस आएगा। a3 और a2 में क्यों नहीं ले रहे चेंजेस, केवल a1 में ही क्यों देख रहे हैं, ये ध्यान देना। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट, और डॉट का मतलब होता है ए बी कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो a3 और a2 जो घटक हैं इस लाइन के कैसे हैं, a2 इधर है और a3 इधर है, दोनों कैसे हैं, लंबवत हैं। और cos 90 कितना हो जाएगा, 0। तो a2 और a3 का मान तो इस वाले पथ पर, ए बी पथ पर कितना होगा, 0 होगा। इसलिए हम केवल चेंजेस देख रहे हैं, a1 में देख रहे हैं। तो ए बी पथ पर इस तरह से लिखना, ए बी पथ पर सदिश राशि का मान, ए बी पथ पर सदिश राशि का मान कितना हो जाएगा, ए बी पथ पर सदिश राशि का मान। तो देखिए इसके केंद्र पर तो सदिश राशि का मान कितना है, a1। ए बी पथ पर सदिश राशि का मान निकाल रहे हैं तो a1। अब नीचे की ओर चल रहे हैं तो नेगेटिव डायरेक्शन है, नेगेटिव बाई डायरेक्शन है, नेगेटिव u2 डायरेक्शन है। तो नीचे की ओर चल रहे हैं और उसमें कितना चेंज आ रहा है, a1 में कौन सी दूरी के सापेक्ष, डेल a1 में जो चेंज आ रहा है डेल l1 इस दूरी के सापेक्ष, a1 है उसमें दूरी के सापेक्ष कितना चेंज आ रहा है, a1 है उसमें चेंज आ रहा है डेल a1 अपॉन डेल कौन सी दूरी, l1 के सापेक्ष, ठीक है, डेल a1 अपॉन डेल l1। रुकना, ए बी पथ पर सदिश राशि की हम वैल्यू निकाल रहे हैं तो इसके केंद्र पर तो इसकी वैल्यू है a1, नीचे की ओर चल रहे हैं तो किस में चेंजेस आ रहा है, नीचे की ओर चल रहे हैं तो दूरी चेंज हो रही है l2। तो डेल a1 अपॉन डेल l2, और कितनी चलेंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, dl2 अपॉन 2, dl2 अपॉन 2 इस तरह से। अब नीचे dl2 अपॉन 2 कहाँ पर चले हैं, नीचे की ओर चले हैं, इसलिए कैसा साइन आया है यहाँ पर, नेगेटिव साइन आया है। ये तो सदिश राशि का मान आ गया, अतः ये ध्यान रखना है, इसमें माइनस इसलिए आया क्योंकि नीचे की ओर चल रहे हैं सदिश राशि में। तो a1 यहाँ पर है उसमें दूरी के साथ चेंज देख रहे हैं, डेल a1 अपॉन डेल l2, और कितनी दूरी चलेंगे यहाँ से यहाँ तक की, कितनी डिस्टेंस है, पूरी dl2 है तो आधी हो जाएगी। अतः इंटीग्रेशन ऑफ ए बी ए डॉट dl की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, एक तो इस राशि का मान a1 माइनस के डेल a1 अपॉन डेल l2, डेल सॉरी डी और डेल में अंतर बनाकर चलना इस तरह से, ये हो जाएगा। और इसमें डॉट करना है इसकी लंबाई, ए बी पथ के लिए हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, मतलब मेन टारगेट क्या है, मैथमेटिक्स है, हमें इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एल निकालना है। तो इन चारों के योग के बराबर होगा, तो इसको निकाल रहे हैं, फिर इसको चारों को निकाल कर उनको ऐड करना है। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास दो राशियां होनी चाहिए ए बी पथ के लिए, कि ए बी पथ पर इसका मान कितना है, ए बी पथ पर इसका डीएल का मान कितना है, दोनों का हम क्या कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट। तो ए बी पथ पर ए का मान तो इतना आ गया, डॉट करेंगे यहाँ पर किसके साथ, ए बी पथ की लंबाई के साथ, वो कितनी है, dl1। अब दोनों का डॉट, ए बी पथ की लंबाई की दिशा भी इधर है और इसकी भी दिशा किधर है, सदिश राशि a1 की भी इधर है, दोनों की दिशा सेम है। तो cos 0 आएगा, सीधा लिख दो, dl1 cos 0 आएगा क्योंकि डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये a1 माइनस के डेल a1 अपॉन डेल l2 dl2 अपॉन 2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये dl1, क्योंकि डॉट की वजह से यहाँ पर कितना लिखा है, cos 0, दोनों की डायरेक्शन सेम है इसलिए cos 0 है। यहाँ तक लिखें, इसको पूरा कंप्लीट करें।
और L1 L2 की वैल्यू कितनी है H1 du1, तो उसको वैल्यू को पुट कर देंगे H1 डेल U2 हो जाएगा और H2 du2 अपॉन 2 इस तरह से, और यहाँ पर कितना हो जाएगा H1 du1। तो यहाँ पर कितना लिख दोगे इसको अंदर ले जाएंगे तो A1 H1 du1 H2 से H2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डेल A1 H1 बचेगा, उसको इसके साथ ही लिख दिया डेल U2। दो चीजें चाहिए थी, क्षेत्रफल निकाल लिया था, अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए चारों इंटीग्रेशन को निकाल रहे थे अपन, ठीक है। यहाँ तक करें इसको, ये कितना हो गया H2 से H2 गया और हाफ और बचेगा यहाँ पर, ठीक है, और यहीं पर ही मल्टीप्लाई हो जाएगा किसका du1 का। इस तरह से इंटीग्रेशन ऑफ A डॉट dl आ गया। इक्वेशन नंबर इसको डाल देना नेक्स्ट 4, इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर 4। कंप्लीट करें यहाँ तक। अच्छा, इस वाले पद के लिए बता सकते हो क्या CD पद के लिए कैसे चेंजेस आएगा, CD पद के लिए क्या क्या होगा, बता सकते हो? चलो देखते हैं। CD वाले पद के लिए बात करते हैं पहले। CD A वेक्टर डॉट dl ऊपर वाले पद के लिए, तो उस पर CD वाले पद पर हमें लाइन इंटीग्रेशन चाहिए और उस पर सदिश राशि A1 का घटक चाहिए, उसके समानांतर वाला घटक ही चाहिए। किसके समानांतर घटक कौन सा है? A1। लंबवत घटक का तो मान 0 होगा cos 90 की वजह से, तो यहाँ पर इसकी केंद्र पर कितना मान है A1, इसमें दूरी के साथ चेंज देख रहे हैं, तो डेल A1 अपॉन डेल L2, तो कितनी दूरी तक L2 अपॉन 2 दूरी तक हमें देखना है, लेकिन डायरेक्शन कौन सी है, दो चिन्हों का ध्यान रखना है, अंदर और बाहर का। तो अंदर वाला तो कौन सी डायरेक्शन में चल रहे हो आप, इसके लिए CD पथ पर चलोगे केंद्र से O से, कौन सी डायरेक्शन में, पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव चल रहा था, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और बाहर का साइन किसकी वजह से आता है, डॉट की वजह से। और इसका पथ की लंबाई कितनी हो जाएगी, dl1 ये है तो dl1 ही इसकी होगी, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, ये इधर है और ये A1 घटक, ये सदिश तो इधर है और CD पथ है इसकी दिशा इधर है, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो cos 180 हो गया या cos पाई हो गया, तो cos पाई की वजह से माइनस बाहर आ जाएगा A1 प्लस डेल A1 अपॉन डेल L2 अपॉन 2D, ठीक है, यहाँ तक लिख दिया, और ये dl1 और रह गया, यहाँ तक लिखते हैं इसको। कंप्लीट करें इसको। यहाँ पर CD वाले पद के लिए चल रहा है, तो CD A वेक्टर डॉट dl कितना हो जाएगा, माइनस के, देखिए इसमें चिन्ह नहीं चेंज आएगा, सेम आएगा। सिमिलरली आप लिख सकते हो, इसमें ये पॉजिटिव हुआ है और ये वाला बाहर का नेगेटिव हुआ है, तो इतना चेंजेस करना है इसमें। तो ये माइनस आ गया बाहर, माइनस चल ही रहा है, जब उसको अंदर लेंगे तो ये पहले लिख ही लो पूरा, H2 डेल U2, और ये कितना हो जाएगा H2 du2 अपॉन 2, और ये कितना हो जाएगा H1 du1, इस तरह से लिखते हैं इसमें। तो इंटीग्रेशन ऑफ इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस A1 H1 du1, ये प्लस में चल ही रहा है, और ये कितना हो जाएगा H2 से H2 गया, तो डेल A1 अपॉन डेल U2 1/2, और A1 के साथ ही हमने लिख दिया H1 को और du1, इस तरह से लिख देना। इक्वेशन नंबर इसको 5 डाल देना। दो इंटीग्रेशन आ गए, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे उसका
थर्ड इंटीग्रेशन को। थैंक यू।